हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। जस्ट लाइक एन ऑनियन, the earth is made up of several concentric layers with one inside another। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है वो एक डायनामिक प्लैनेट है, क्योंकि इसके सरफेस पे, सतह पे तो चेंजेस हो ही रहे हैं और साथ ही पृथ्वी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। जब आप प्याज को काटेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, कुछ इस तरीके से। तो हमारी पृथ्वी भी कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बना है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखिए, सबसे ऊपरी लेयर जो है पृथ्वी की उसको क्रस्ट कहते हैं, और हिंदी में क्रस्ट को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। देखिए, जब हम पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, अर्थ के इनसाइड की बात करते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में इसको परपटी कहते हैं। जो दूसरा लेयर है उसको मेंटल कहते हैं, हिंदी में इसको आवरण कहते हैं। और जो तीसरा लेयर है उसको कोर कहते हैं, हिंदी में इसको क्रोड कहते हैं या फिर नाभिक भी कहते हैं। तो जब हम इन लेयर्स की बात करते हैं तो क्रस्ट सबसे थिन लेयर है, सबसे पतली परत है। ये सबसे पतली परत होती है। देखिए, ये दूसरा वाला पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए और ये तीसरा वाला पॉइंट भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। से पूछा जा सकता है कि अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो ये क्रस्ट होती है, और क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। देखिए, क्रस्ट आपके कॉन्टिनेंट में तो है ही, और साथ ही साथ ओशंस में भी है। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कॉन्टिनेंट है और इधर आपका ओशन है। तो आपको जमीनी सतह यहां पे भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है। मान लीजिए ओशन का पानी सूख जाए तो यहां पे आपको जमीन ही दिखेगी। तो लैंड वाले क्रस्ट को, कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट को कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशन वाले क्रस्ट को कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो अगर हम लोग थिकनेस की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है 35 किलोमीटर, और अगर हम लोग ओशनिक क्रस्ट के थिकनेस की बात करते हैं तो ये है सिर्फ 5 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक है ओशनिक क्रस्ट से। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर देन थिकनेस ओशनिक क्रस्ट। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इस डायग्राम में हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में दिखाया गया है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये रहा आपका क्रस्ट,
जिसको कि हिंदी में परपटी कहते हैं, और ये आपका टॉप मोस्ट लेयर है, और ये थिनेस्ट लेयर भी है, मतलब सबसे पतली परत है, और ये सॉलिड होता है। ये रहा आपका दूसरा लेयर मैंटल, जिसको कि हिंदी में आवरण कहते हैं, और ये सेमी लिक्विड होता है। और जो थर्ड लेयर है वो होता है कोर। कोर को हिंदी में क्रोड कहते हैं, और कोर दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कोर और इनर कोर। देखिए, जब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, तो मैं आपको इसके सब डिविजन्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया, एस्थेनोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, बैरिस्फेयर हो गया। इनके बारे में भी मैं आपको आगे के क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, इस डायग्राम को हमने पहले ही स्लाइड में समझ लिया था। ये रहा आपका कॉन्टिनेंट, ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये रहा आपका ओशन, और ये रहा आपका ओशनिक क्रस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक है ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले। तो यहाँ पे भी आप इसको नोट कर लीजिए, थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ज्यादा होता है ओशनिक क्रस्ट के तुलना में। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called सियाल। देखिए, अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें दो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है, सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए इसे सियाल बोला जाता है। एसआई मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। देखिए, जब हम लोग ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें मेनली सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। एसआई मतलब सिलिका और एमए मतलब मैग्नीशियम। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। देखिए, क्रस्ट के नीचे मतलब क्रस्ट के नीचे जो लेयर है उसे मैंटल कहते हैं, और वो जाता है लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट के नीचे। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। देखिए, अर्थ का जो इनरमोस्ट लेयर है उसको कोर कहते हैं, और उसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। देखिए, उसमें जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका निकल और आयरन, इसी वजह से इसको निफे कहते हैं। एनआई मतलब निकल और एफी मतलब फेरस, आयरन। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। दी सेंट्रल कोर हैज ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डेप्थ के साथ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो आपका डेप्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसी वजह से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कोर का मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा निकल और आयरन। और ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो हो जाएगा वो सिलिका और एल्यूमिना। और ऐसे ही ओशनिक क्रस्ट का आपका मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो चलिए आगे चलते हैं। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। देखिए, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर डीप है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। इंजीनियर्स ऑयल की खोज में 6 किलोमीटर डीप होल खोद चुके हैं। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं।
To reach to the center of the earth, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor. देखिए, अगर हमें सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाना है तो हमें 6000 किलोमीटर डीप होल खोदना होगा समुद्र की सतह पे, जो कि इम्पॉसिबल है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। Do you know the crust forms only 1% of the volume of the earth? 84% consists of the mantle and 15% makes the core. देखिए, क्रस्ट में सिर्फ 1% वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, मैंटल में 84% वॉल्यूम है अर्थ का, और कोर में 15% वॉल्यूम है अर्थ का। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मैंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है। The radius of the earth is 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल एवं खनिज। देखिए, शैल का मतलब होता है चट्टान। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए, हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है वो विभिन्न प्रकार के रॉक्स, चट्टान से बनी है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. देखिए, अर्थ के क्रस्ट को बनाने वाले किसी भी मिनरल का जो नेचुरल मास होता है उसे रॉक कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। देखिए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैल। थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित शैल। अब इनको एक एक करके आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. देखिए, हमें ये पता है कि हमारे पृथ्वी के नीचे मैग्मा है और वो वोल्केनोस, ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आता है। जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। जब ये मोल्टेन मैग्मा अर्थ के सरफेस के बाहर आता है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तुरंत ठंडा हो जाता है। क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, हम लोगों ने देखा कि डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से पृथ्वी के अंदर गहराई में जो मैग्मा है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जब वो अर्थ के सरफेस के बाहर आता है तो अर्थ के सरफेस के बाहर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो तुरंत ठंडा होके सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। देखिए, इस प्रोसेस से जो चट्टानें रॉक्स बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। देखिए, इग्नियस रॉक दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका इंट्रूसिव रॉक्स जिसको कि हिंदी में अंतर्भेदी शैल कहते हैं, और दूसरा होता है आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स जिसको कि हिंदी में बहिर्भेदी शैल कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम दी वोल्केनोज? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. ये चीज मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. देखिए, जब मोल्टेन लावा अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कांटेक्ट होने के बाद जब वो तुरंत ठंडा होता है तो वो मोल्टेन स्टेट से सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है
ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए, इस तरीके से जब लावा अर्थ सरफेस के बाहर आके कूल डाउन होकर रॉक बनता है तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। देखिए, फास्ट कूल डाउन होने की वजह से इनका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर होता है। मतलब इनको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर आपको फाइन ग्रेन का दिखेगा। मान लीजिए आपका रॉक है और इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, फास्ट कूल डाउन होने की वजह से ये फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स में। ये आपके फाइन ग्रेन्स होते हैं। और जो आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसका आपका एग्जाम्पल है बसाल्ट। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। दक्कन पठार बसाल्ट शैलो से ही बना है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देखिए, कभी कभी मोल्टेन मैग्मा ऊपर तो आता है मगर अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाता और वो अर्थ क्रस्ट के पास ही ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है और क्रस्ट के पास का टेम्परेचर उसकी तुलना में लो टेम्परेचर है। इसीलिए ये मैग्मा स्लोली कूल डाउन होने लग जाता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए, ऐसे पृथ्वी के अंदर स्लो कूलिंग से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। देखिए, हम लोगों ने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में देखा, वो फास्ट कूलिंग होता है उसमें और उस वजह से जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो फाइन ग्रेन्स बनते हैं। लेकिन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में स्लो कूलिंग होता है। इस वजह से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लार्ज ग्रेन्स दिखेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। देखिए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। देखिए, इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए कि आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स लार्ज ग्रेन्स के होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और आपका जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो आपका फाइन ग्रेन्ड होता है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। देखिए, जब ये इग्नियस रॉक्स किसी ढलान से लुढ़क कर नीचे गिरते हैं तो वे टूट जाते हैं, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इन चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं, या एक दूसरे से टकरा कर भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको सेडिमेंट्स, अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। देखिए, ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं नेचुरल फोर्सेस से, जैसे हवा के द्वारा या फिर पानी मतलब नदियों द्वारा। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. देखिए, ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होके एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है सेडिमेंट्स की। फिर उस लेयर के ऊपर कुछ वेट या भार इकट्ठा हो जाता है। उस प्रेशर के चलते ये सेडिमेंट्स कंप्रेस होंगी और फिर हजारों सालों में ये सेडिमेंट्स हार्ड हो जाएंगे और वो रॉक फॉर्मेशन कर लेंगी।
ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks। देखिए, इस प्रोसेस से जो चट्टानें बनती हैं, रॉक्स बनते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। उदाहरण के लिए, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। देखिए, जब ये सेडिमेंट्स एक जगह पे इकट्ठा हो रहे होंगे, तो इन सेडिमेंट्स के साथ डेड प्लांट्स के रिमेन्स, डेड एनिमल्स के रिमेन्स भी डिपॉजिट हो रहे होंगे और वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो इन चट्टानों में हमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। इन डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स को बोला जाता है फॉसिल। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यह हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। देखिए, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब बहुत हीट मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होगा, तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं और चेंज होके बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। उदाहरण के लिए, चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दी हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। देखिए, इन हार्ड रॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग सड़कें बनवाते हैं, घर बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। हर तरीके का रॉक दूसरे तरीके के रॉक में साइक्लिक मैनर में चेंज हो सकता है, सुटेबल कंडीशंस में। इन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। देखिए, ये जो रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो रहे हैं, इसे रॉक साइकिल, शैल चक्र कहते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बनता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। देखिए, हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वे हवा द्वारा या फिर नदियों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर वे किसी एक जगह पे इकट्ठे होने लग जाते हैं और लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स जमा होने लग जाते हैं। फिर इन सेडिमेंट्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तो हजारों सालों बाद ये एक रॉक का शेप ले लेते हैं, जिनको कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, they change into metamorphic rocks। देखिए, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे हाई हीट और हाई प्रेशर पड़ेगा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma। देखिए, इन मेटामॉर्फिक रॉक्स पे अगर हाई हीट और हाई प्रेशर बना रहा, तो ये वापस से पिघल कर मेल्ट डाउन होके
मोल्टेन मैग्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। ये मोल्टेन मैग्मा वापस कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बन सकता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम में हमें रॉक साइकिल शैल चक्र को दिखाया गया है। देखिए, ये रहा आपका मोल्टेन मैग्मा। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। फिर इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सेडिमेंट्स बनते हैं। फिर इन सेडिमेंट्स पे जब हाई प्रेशर अप्लाई होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर इन सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हाई हीट और हाई प्रेशर अप्लाई होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फिर इन मेटामॉर्फिक रॉक पे जब हाई हीट और हाई प्रेशर कंटिन्यूअसली अप्लाई होते रहता है तो वे वापस से पिघलकर मैग्मा बन जाता है। ऐसे ही इग्नियस रॉक पे अगर हाई हीट और हाई प्रेशर अप्लाई हुआ तो वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये सेडिमेंट्स पे अगर हाई प्रेशर अप्लाई होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो ये एक तरीके का साइकिल है जो चलते रहता है, इसीलिए इसको रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and definite chemical composition। देखिए, मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। देखिए, कुछ फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। देखिए, मिनरल्स इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया। इनका उपयोग मेडिसिन में भी होता है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी होता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।